जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बीपीएससी घटना चक्र बुक से आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 तीनों पेपर में देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। दोस्तों हालांकि इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप अपने से कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वह था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि भारत में प्रथम वायसराय पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो कि 1505 ईस्वी में भारत में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। इसका राइट आंसर दोस्तों पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। हॉकिंस दोस्तों ये जो था पहला अंग्रेज था जो मुगल शासनकाल में आया था। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत में पहुंचा और अप्रैल 1608 में वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि इसको दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा, बंगाल में, आरकोट या सूरत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2000 ईस्वी में बीपीएससी की प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अब इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो भारत आया था। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। और हॉकिंस की बात की जाए तो हॉकिंस भी जहांगीर के ही शासनकाल में इन्हीं के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो दोस्तों बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि पटना में कब स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी
फैक्ट्री। ऑप्शन है 1601, 1632, 1774, 1651, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632। 1632 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं दोस्तों। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ही मान्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पुनः रिपीट किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632। अभी इसको पिछले किए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब प्रथम मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो दोस्तों ये नाम भी याद रखिएगा, जॉब चरनौक किसको खदेड़ दिया था? तो जॉब चरनौक को। और किसने? तो गवर्नर शाइस्ता खान ने। औरंगजेब के शासनकाल में गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कर्नाटक जो प्रथम युद्ध था 1746 से 1748 तक चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ वह विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेनाओं को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना, इसको भी याद रखिए दोस्तों, जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडायर नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया, इस संधि को याद रखिए दोस्तों। जब युद्ध समाप्त हुआ तो किस संधि के तहत हुआ? तो एक सापेल की संधि 1748 ईस्वी में। इसके तहत जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था समाप्त हो गया। तो किस संधि के तहत पूछ सकता है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा एक सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। इस जगह को भी याद रखिए दोस्तों। कर्नाटक जो प्रथम युद्ध है वो किस जगह के लिए प्रसिद्ध है, स्मरणीय है? तो सेंट थोमे, इस जगह के लिए जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है स्मरणीय है। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन है फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी।
दोस्तों 1760 ईस्वी में वानिवास का युद्ध हुआ था, और वो किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। वानिवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी, और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने की। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि वानिवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन है सालबाई संधि, इलाहाबाद संधि, सुगौली की संधि, या फिर बेसिन संधि। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो बक्सर की युद्ध है 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 में हुआ था, और उसके बाद 1765 ईस्वी में, उस युद्ध के बाद संधि हुआ था। तो उस संधि को किस जगह पर हुआ था? तो दोस्तों 1765 का जो संधि हुआ था बक्सर युद्ध के बाद, वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में, जिसकी वजह से इसे इलाहाबाद का संधि कहा जाता है। तो वो कब हुआ था? 1765 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? इसको इलाहाबाद का संधि बोला जाएगा, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि बक्सर की लड़ाई में कौन कौन था। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ से लड़ रहे थे, और अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं कि इलाहाबाद की जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। साथ ही इसके खिलाफ कौन थे? तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन है 1782, 1792, 1779 या 1784। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1784। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हुई थी। किसकी दोस्तों? तो मंगलुरु की संधि हुई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध, दोस्तों याद रखिएगा कि द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया। तो द्वितीय मैसूर कब से कब तक चला था? 1780 से 1782 तक द्वितीय मैसूर युद्ध चला था दोस्तों। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा तो चला था 1780 से 84। पहला चला था दोस्तों 1767 से 1769 तक। दूसरा 1780 से दूसरा चला था दोस्तों 1780 से 84। साथ ही तीसरा चला था 1790 से 92, 1790 से 92, और चौथा 1799 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार से। दोस्तों बिहार जो था, यहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न भी दोस्तों 15 नंबर वही है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बिहार ही। वही प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासकाल में बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद राजा खान। दोस्तों मोहम्मद राजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था। साथ ही दोस्तों याद रखना कि सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया गया था। सिताब राय को दोस्तों कहाँ का उपदीवान बनाया गया था? तो दोस्तों सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया गया था। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन में कि मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। इसको भी पूछ सकता है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या फिर 21 अगस्त 1765 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन नंबर ए। 12 अगस्त 1765 को दोस्तों सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध में हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन नंबर ए, चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार या पेशावर से वाराणसी, टॉपिक्स में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से ये पता चलता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदनी चौक से पालम। हालांकि दोस्तों यहाँ पर उत्तर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को देखने पर ये मालूम चलता है कि इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, चांदनी चौक से पालम इनकी साम्राज्य सीमा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन है शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों शाह शुजा से हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में या कोयम्बटूर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। साथ ही दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान ने किस क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। साथ ही उसने दोस्तों फ्रांस और मैसूर से दोस्ती बनाए रखी और टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया या आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन है हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या फिर नंदराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूरी दोस्तों 1790 से 92 में हुआ था। इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ है, अर्थात अवसान यानी इसकी समाप्ति हुई मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की नेतृत्व किसने किया था? तो कर्नवालिस ने, और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बॉन्स। एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन। दोस्तों ठगों का उन्मूलन कभी कभी सर विलियम बेंटिंक का भी नाम आता है, तो दोस्तों इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सर विलियम बेंटिंक ने ही कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया था कि स्लीमैन ठगों का उन्मूलन कर सके। दोस्तों ठगी प्रथा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका धंधा विधि का विधान है। उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उस प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, 1837 इस डेट को 1837 के बाद ही संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।